मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आप इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। तो सबसे पहले देख लीजिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता क्या है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, गति होगा तो गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन ऑप्शन में क्या है, गतिज ऊर्जा नहीं दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो जब किसी वस्तु में गति होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगर ऑप्शन में गतिज ऊर्जा नहीं दिया रहेगा तो हमारा राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। अगर ऑप्शन में गतिज ऊर्जा दिया रहेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में ये गतिज ऊर्जा नहीं दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा होगा। अगर ऑप्शन में गतिज ऊर्जा दिया रहेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगर ऑप्शन में गतिज ऊर्जा नहीं दिया रहेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब इससे जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी घनत्व, ऑप्शन नंबर सी तापमान, ऑप्शन नंबर डी आयतन। कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु का जड़त्व है वो किन किन पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि जड़त्व बराबर होता है I बराबर mr²। तो हम कह सकते हैं जो हमारा किसी वस्तु का जड़त्व होता है वो द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई या जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर। तो हमारा ऑप्शन में द्रव्यमान दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक ही आकार के रबड़ बाल और पत्थर के बीच, ऑप्शन नंबर बी है स्कूटर और बस, ऑप्शन नंबर सी है 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, ऑप्शन नंबर डी है रेलगाड़ी और हवाई जहाज। कह रहा है क्वेश्चन
किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। देखिए जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। स्थिर का जड़त्व कहता है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो जड़त्व किसके बीच अधिकतम होगा, जिसकी स्पीड सबसे अधिक होगी। तो इसमें सबसे अधिक स्पीड किसकी है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। तो हम कह सकते हैं कि जड़त्व का अधिकतम मान रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच होगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गति का तीसरा नियम, यहाँ पे नहीं होगा, समीकरण होना चाहिए। गति का तीसरा समीकरण डॉट डॉट और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। देखिए गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v² बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम यहाँ पे क्या करेंगे, u और a अर्थात त्वरण को शून्य मान लेंगे, यहाँ पे शून्य मान लेंगे तो हमारा आ जाएगा v बराबर s। s क्या है, स्थिति या विस्थापन। तो हमारा जो गति का तीसरा समीकरण है वेग और विस्थापन अर्थात स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति। स्थिति न देकर यहीं पे क्या दे देगा, विस्थापन दे देगा। तो हमारा तीसरा जो समीकरण है वो किस पर निर्भर करता है, यानी किनके बीच संबंध को दर्शाता है, स्थिति अर्थात विस्थापन और वेग के बीच। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गति का पहला नियम, यहाँ पे नियम नहीं समीकरण होना चाहिए, यानी गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है। देखिए गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे u और a को u बराबर 0 और a बराबर 0 मान लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर v और t में संबंध, v बराबर क्या हो जाएगा t। तो हम कह सकते हैं हमारा जो गति का पहला समीकरण है वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है स्थिति वेग, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन और वेग, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण और समय, ऑप्शन नंबर डी है स्थिति और त्वरण। तीसरा नियम है किसके किसके बीच संबंध को दर्शा रहा है, वेग और समय के। तो हमारा वेग समय, यहाँ पे विस्थापन के स्थान पर क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो हमारा जो गति का पहला समीकरण है वो समय और वेग के बीच में संबंध को दर्शाता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे विस्थापन के स्थान पर क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, समय और वेग के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पे क्या कह रहा है, बल को पूछ रहा है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपान टी। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू अपान टी। ठीक है, हमारा जो v है अंतिम वेग है और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो हमारा यहाँ पे दिया गया है v दिया गया है 8, तो द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो एफ बराबर हो जाएगा द्रव्यमान कितना है 5, 5 गुणे v माइनस यू। 8 में से 6 जा कितना बचेगा, 2 बचेगा। और समय कितना दिया गया है, 2 सेकेंड दिया गया है। 2 से 2 कैंसिल, एफ बराबर क्या हो जाएगा 5। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 न्यूटन। बस आप फार्मूला याद रखिएगा, एफ बराबर होता है एम इंटू वी माइनस यू अपान टी, यानी ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपान टी। ठीक है,
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। अर्थात गुरुत्व कहने का तात्पर्य है कि गुरुत्व बल बताना है, यानी एफ ही बताना है बल। तो एफ बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एफ बराबर होता है एम इंटू वी माइनस यू अपन टी। एम दिया गया है कितना, 8 केजी। 8 गुणे भी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। तो 6 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा, 2। अब बटा में टी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पे 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। 16 बटा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पछे 15, 1 बचा 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 5.33 न्यूटन। यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.33 न्यूटन। जितने भी साइंस के न्यूमेरिकल होते हैं फार्मूला बेसिस होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जब न्यूमेरिकल देखते हैं तो उसको स्किप करके, परीक्षाओं में स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यही आपके जो सिलेक्शन दिलाने वाले पॉइंट होते हैं, जब यही आपके सिलेक्शन दिलाने वाले पॉइंट होते हैं। अगर आप इनको सॉल्व करना सीख गए तो आप निश्चित ही जो आप 1-2 नंबरों से छट जाते हैं वो आपको उसमें सिलेक्शन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आप न्यूमेरिकल हैं उसको ध्यान से पढ़िए, और उसके जो साइंस के जितने भी फार्मूले हैं आप उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी गति, ऑप्शन नंबर डी दिशा। कह रहा है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग, देखिए एक वस्तु है वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो इसका हमेशा क्या परिवर्तित होगा, हमेशा क्या होगा, इसका दिशा परिवर्तित होता रहेगा। जब वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करेगी तो इसका हमेशा क्या होगा, दिशा परिवर्तित होगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिशा परिवर्तित होता है। हमेशा क्या होता है, दिशा परिवर्तित होता है जब वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति कर रही है एक समान वेग से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुणन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दाब, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान। क्या ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेग। वेग क्या है, प्रत्येक बिंदु पर इसका अलग अलग होता हो जाएगा, यानी इसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। जब एक समान वृत्तीय गति से गुणन करती है कोई वस्तु तो उसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डॉट डॉट कहेंगे। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सरल रेखीय गति, ऑप्शन नंबर बी सरल आवर्त गति, ऑप्शन नंबर सी आवर्ती गति, ऑप्शन नंबर डी वक्र रेखीय गति। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को हम क्या कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक वक्र पथ पर गति करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वक्र रेखीय गति कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सरल आवर्त गति पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाई जाती है, जो सरल आवर्त गति होती है वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वक्र रेखीय गति, ठीक है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डॉट डॉट की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपरूपता, ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी सी है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर डी है समभारिक। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डॉट डॉट की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक। समस्थानिकों के खोज से यह अवधारणा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं समान होते हैं को गलत सिद्ध किए यानी गलत सिद्ध किया गया था। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डॉट डॉट बदल जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी आवेश, ऑप्शन नंबर डी तत्व संख्या। क्वेश्चन में जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डॉट डॉट बदल जाता है। यानी क्या बदलता है, तो हम कह सकते हैं देखिए बदलता क्या है। मान लीजिए आप ले लेते हैं कार्बन 6, यानी कार्बन 6 परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पे लिख लेते हैं आप कार्बन 6 परमाणु भार 13 लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं, ये किसकी संख्या है प्रोटॉनों की। परमाणु क्रमांक में क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए आप न्यूट्रॉन निकालते हैं तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालते हैं न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 13 माइनस 6, तो हम कह सकते इसमें कितना हो गया न्यूट्रॉन 7 हो गए। यानी क्या यहाँ पे बदल जा रहा है, इसका समस्थानिक बदल जा रहा है। समस्थानिकों के बदलने से परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है समस्थानिक बदल जाता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉट डॉट की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। यानी वे कौन से पदार्थ होते हैं, यानी क्या कहा जाता है जिनके जो रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। यानी जिनके रासायनिक गुण क्या होते हैं समान होते हैं और द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। और जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है और रासायनिक विशेषताएं यानी भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 बिलियनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 बिलियन है एक्स वाई और जेड जिनके पीएच मान 2, 11 और 7 हैं, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पीएच मान होता क्या है। पीएच मान अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आप पीएच मान को निकालना सीखिए। पीएच मान कैसे निकाला जाता है, देखिए पीएच बराबर होता है माइनस लाग एच प्लस आयन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एच प्लस की वैल्यू, मान लीजिए एच प्लस की वैल्यू आपको दे दिया जाए 10 के पावर -3। अगर आपको पूछा जाए कि आपका इसका पीएच बताइए, अगर एच प्लस की वैल्यू आपको दे दिया जाए 10 के पावर -3, अगर आपसे पीएच पूछा जाएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो पीएच बराबर हो जाएगा आपका, पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस, तो माइनस बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 10 के पावर
-3। देखिए जब कोई घात पावर में होती है तो ये -3 यहाँ पे आ जाएगा, ये पहले से ही माइनस है, यो माइनस है, तो आपका आ जाएगा +3 log 10। log 10 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो यानी 3 गुणे 1, तो हमारा pH वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर आपसे इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आपको एक शानदार बस आपको याद रखना है। जैसे अगर दे दिया जाए H+ की वैल्यू -2 तो आपका pH हो जाएगा 2। अगर H+ की वैल्यू -7 दे दिया 10 के पावर -7 तो इसका pH कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3 बिलियन X, Y और Z के pH मान क्रमशः 2 और 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि pH मान क्या होता है। देखिए 7 पर उदासीन होता है, 7, 8 इधर हम पढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षारीयता। इधर अगर बढ़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, अम्लीयता बढ़ती है। तो कह रहा है 2, 11 और 7 का हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अम्लीयता किसकी होगी? 2 की होगी। 2 के बाद किसकी होगी? 7 की होगी। 7 के बाद सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 11 को ये होगी। तो हम इसको अगर X, Y, Z के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे ज़्यादा X की होगी, X के बाद उसके बाद Z की होगी, Z के बाद किसकी होगी? Y की होगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर X, Z, Y, X, Z, Y, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन नंबर बी OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है OH आयन की सांद्रता में कमी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ये 7 है, 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता का मतलब होता है OH की वृद्धि होती है। क्या होती है? OH नेगेटिव की वृद्धि होती है। अगर इधर हम बढ़ते हैं तो H+ अर्थात अम्लीयता की वृद्धि होती है। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 7 से 14 की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या वृद्धि होती है? OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है pH मान 0 वाला घोल, ऑप्शन नंबर बी है pH मान 1 वाला घोल, ऑप्शन नंबर सी है pH मान 6 वाला घोल, ऑप्शन नंबर डी है pH मान 7 वाला घोल। तो अभी हमने आप लोगों को बताया जितना आप यानी 7 से कम जाएंगे, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, अर्थात जितना आप बाएं तरफ यानी 7 से बाएं तरफ जाएंगे उतना ही अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं जिसका मान सबसे कम होगा उसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए pH मान 0 वाला घोल की अम्लीयता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। अगर 0 ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो आपकी अम्लीयता सबसे अधिक किसकी हो जाती? 1 की हो जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन में 0 दिया गया है इसीलिए इसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है कोडलिंग, ऑप्शन नंबर बी गोसलिंग, ऑप्शन नंबर सी फिंगरलिंग, ऑप्शन नंबर डी है हैचलिंग। तो इसको सॉल्व करने से पहले इन सभी के बच्चों किसके बच्चों को क्या कहते हैं ये जान लीजिए। देखिए कोडलिंग कहते हैं कीट के बच्चे को, कीट के बच्चे को क्या कहते हैं?
बच्चे को कोडलिंग कहते हैं। और गोसलिंग किससे कहते हैं? हंस के बच्चे को। हंस के बच्चे को क्या कहते हैं? हंस के बच्चे को गोसलिंग कहते हैं। और फिंगरलिंग किसे कहते हैं? मछली के बच्चे को, यानी फिंगरलिंग मछली के बच्चे को कहते हैं। और हैचलिंग किसे कहते हैं? मगरमच्छ के बच्चे को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैचलिंग। हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं, कोडलिंग कीट के बच्चे को कहते हैं, गोसलिंग हंस के बच्चे को कहते हैं, और फिंगरलिंग मछली के बच्चे को कहते हैं। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? देखिए, अच्छी हड्डी किसे कहते हैं? अच्छी हड्डी का मतलब होता है जो मेरुदंड से जुड़ा हो, यानी अच्छी हड्डी का मतलब होता है मेरुदंड से जुड़ा हो। जो आपका मेरुदंड से जुड़ा होता है उसी को क्या कहते हैं? अच्छी हड्डी कहते हैं। देखिए, आपका कपाल जो है मेरुदंड से जुड़ा होता है। मेरुदंड तो कंधा क्या आपका है? कंधा जो आपका है ये पसली से जुड़ा होता है, और जो आपकी पसली होती है वो मेरुदंड से जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे हमें, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है एक अच्छी हड्डी नहीं है। अच्छी हड्डी मतलब नहीं है जो अच्छी हड्डी अर्थात मेरुदंड से नहीं जुड़ा हो। जो आपका कंधा है वो अच्छी हड्डी से नहीं जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? पसलियों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पसलियों से जुड़ा होता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव रक्त प्लेटलेट्स डाट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होएगा प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।